And pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss part 3 related to the supplementary rules. In this part, I will discuss rule 41 to 50 and also I will discuss 10 MCQs. So, my friends, please subscribe my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete so that you can get notification for my upcoming videos. So this session definitely would be interesting one, and supplementary rule is important one. So today I will discuss part 3. Already two parts already I have discussed. Today I will discuss rule 41 to 50 and also 10 MCQs related to the FR and SR. You see my contact WhatsApp number, it is 8327782034. If you want to join my Telegram channel link, it is t.me/BAPI2034. You can join it and also up to date yourself about my videos. So now I am going to start part 3 supplementary rules, rule 41 to 50. First one, it is given rule 41. It is rates of mileage allowance except in the case of journeys and transfer. The mileage allowance admissible to a government servant in respect of journeys by sea or river steamer is a single fare of the class of accommodation actually used, but not exceeding the fare of the class to which he is entitled, plus an allowance for incidental expenses. It is related to the sea or river steamer. Clear? For places, related to the sea or river steamer, already I have discussed. 4 slabs are there. Now, for places other than Andaman and Nicobar group of islands and Lakshadweep group of Iceland, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइसलैंड आप छोड़ दीजिए. अदर प्लेसेस के लिए 9 एंड अबव जो है, पे लेवल 9 एंड अबव, ये एक था 9 एंड अबव, इट इज हाईएस्ट क्लास. 6 to 8 यदि 2 क्लासेस होता है लोअर क्लास, यदि 2 क्लासेस होता है, ठीक है, देन ये सब पे लेवल है. 9 एंड अबव जो है हाईएस्ट क्लास, ठीक है. 6 to 8 है लोअर क्लास if 2 classes available in sea or by river steamer, right. Then 4 and 5, ठीक है. 4 and 5 में if 2 classes lower class, if 3 classes middle class, then another one 3 and below. 3 and below it is lowest class. तो ऐसे आप अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप को छोड़ दीजिए. ये तो मैं मेरा प्रीवियस जो सप्लीमेंट्री रूल्स पार्ट 2 इसमें मैं डिस्कस किया था, फिर भी मैं और एक बार बता दिया. जो 4 स्लैब में है, जो पे लेवल 9 एंड अबव हाईएस्ट क्लास मिलेगा, 6 to 8 लोअर क्लास इफ 2 क्लासेस आर देयर, 4 and 5 if 2 classes lower class, if 3 classes middle class, and 3 and 5 3 and below, पे लेवल 3 and below, it is the lowest class. यदि हम वैसे ही आएंगे अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइसलैंड ऑपरेटेड बाय द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. सपोज हम अंडमान एंड निकोबार की सपोज लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स को आएंगे, ठीक है. लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स को आएंगे, राइट. लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स को आएंगे, देन इट में 4 पे लेवल्स में है. जो 9 एंड अबव है वो डिलक्स क्लास है, ठीक है. 9 एंड अबव डिलक्स क्लास. देन आ जाएगा 6 to 8. 6 to 8 में कैबिन क्लास, जो ए कैबिन क्लास, ठीक है. 9 एंड अबव डिलक्स क्लास, 6 to 8 कैबिन क्लास. 4 and 5 जो पे लेवल आ जाएगा, ठीक है, इट इज जो कैबिन क्लास बी है, सेकेंड बी कैबिन क्लास, एंड अनदर वन 3 and below, ठीक है, इट इज बॉन्ग क्लास. तो ये से 4 क्लास. 9 एंड अबव डिलक्स है, डिलक्स क्लास. 6 to 8 है कैबिन है, 4 and 5 कैबिन बी, 3 and below बॉन्ग क्लास. ऐसे ये ओनली अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप के लिए है. तो ऐसे आप जब यहां पर दे दिया द माइलेज अलाउंस एडमिसिबल टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ जर्नीज बाय सी और रिवर स्टीमर इज अ सिंगल फेयर ऑफ द, तो आपको ट्रांसफर में जाना है
तो सिंगल फेयर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ट्रांसफर में आपका फैमिली के साथ जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के साथ आप जाओगे तो उसमें सिंगल फेयर नहीं होगा। जैसे आप टूर और ट्रेनिंग में जा रहे हो तो सिंगल फेयर होगा, टूर ट्रेनिंग में सिंगल फेयर होगा। ठीक है, ये बेसिकली टूर ट्रेनिंग के लिए दे दिया सिंगल फेयर, मगर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ जो ट्रांसफर केस में क्या होगा, मोर देन वन फेयर होगा, बिकॉज आप आपका फैमिली मेंबर जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है उनके साथ ट्रैवल कर सकते हो। और उसमें आपको इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो डेली अलाउंस आपको मिलता है। ठीक है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में डेली अलाउंस आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। ये जो माइलेज अलाउंस तो बेसिकली सी और रिवर्स स्टीमर के ऊपर है। आप ट्रेनिंग टूर में जा रहे हो तो सिंगल फेयर, और उसमें आपको एज यूजुअल आपको डेली अलाउंस मिलता है, मिलेगा, वही इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है। मगर ट्रांसफर केस में सिंगल फेयर नहीं है, मोर देन वन फेयर जो अकोमोडेशन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप ट्रैवल करोगे आपका डिपेंडेंट फैमिली मेंबर से। ठीक है, ये जो है जो माइलेज अलाउंस दिया ना, ये रिलेटेड दिया सी और रिवर्स स्टीमर के ऊपर दिया। ओके, और ट्रेन जो टूर और ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट इसमें दो नोट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि टू रेट्स ऑफ फेयर है, एक इंक्लूडिंग मील है और एक एक्सक्लूडिंग मील है, डाइट जो होता है वन इंक्लूसिव एंड वन, देखिए वन इंक्लूसिव डाइट, वन एक्सक्लूसिव डाइट। तो इसमें जो आपको बेसिकली लेना है एक्सक्लूसिव डाइट को लेना है। द वर्ड फेयर शुड बी हेल्ड टू मीन द फेयर एक्सक्लूसिव ऑफ डाइट को लेना है। यदि टू रेट्स ऑफ फेयर होता है, आपका जो एंटाइटल अकोमोडेशन होता है टू रेट्स ऑफ फेयर, आपको सभी समय एक्सक्लूसिव ऑफ डाइट को लेना है। ठीक है, डाइट को इंक्लूड मत करो। और एक नोट 3 में दे दिया, जो नोट 1 है वो ऑलरेडी उसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, यदि पर्टिकुलर क्लास में 2 और मोर रेट्स है, जो आप पर्टिकुलर जो आप एंटाइटल हो, जो अकोमोडेशन एंटाइटल हो, इसमें सपोज आपको बेसिकली 2 और मोर रेट्स है, जो लोएस्ट रेट है, द टर्म एंटाइटल क्लास शुड बी हेल्ड टू मीन लोअर और लोएस्ट रेट ऑफ द एंटाइटल। तो लोएस्ट रेट को आपको लेना है। यदि जो आपका एंटाइटल अकोमोडेशन है उसमें 2 रेट्स है, तो जो लोएस्ट है उसको लेना है। ठीक है, और एक्सक्लूसिव ऑफ डाइट लेना है। ठीक है, ये दोनों को थोड़ा याद कर लीजिए। राइट, स्पेशल कॉन्सेशंस, सप्लीमेंट्री रूल 42 स्पेशल कॉन्सेशंस क्या है, उसी में जो रूल 41 में बताया था, स्टीमर द प्रोसेस ऑफ रूल 40 स्ट्रिक्टली कंस्टिट्यूट इन्वॉल्व हार्डशिप, ए कंपनी अथॉरिटी में डिसाइड फॉर जर्नी जनरली। आपको हाईएस्ट क्लास में सपोज को कॉन्सेशन मिलता है, हाईएस्ट व्हाट क्लास ऑफ अकोमोडेशन, तो आपका अकोमोडेशन क्लास है, किस क्लास में जाओगे। जैसे अभी मैं बताया था अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप के लिए जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जाना है, जो पे लेवल 9 एंड अबव है वो डिलक्स क्लास है। ठीक है, और 6 to 8 फास्ट ए कैबिन क्लास है। तो सपोज आप देखिए इसमें क्या बता दिया, जो 6 to 8 है वो कैबिन क्लास है। ठीक है, वो कैबिन क्लास है। ये बेसिकली अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें आपको जो जाना है, आपका एंटाइटल सपोज आप 6 to 8 के लिए एंटाइटल है, क्योंकि आपका पे लेवल इसी के अंदर आ जाता है, तो आपको कैबिन ए में जाना है। जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो बेसिकली स्टीमर है, उसमें आपको कैबिन ए में जाना है। यदि आपको सैंक्शन मिलता है तब आप डिलक्स क्लास में जाए, जो हायर क्लास है डिलक्स क्लास है, क्योंकि आपका पे लेवल इसी में आता है। आपको कैबिन ए क्लास में जाना है, मगर 9 एंड अबव, पे लेवल 9 एंड अबव जो होता है, 9 एंड अबव में डिलक्स क्लास है। ठीक है, यदि आपको कोई डिफिकल्ट होता है कैबिन क्लास में, ठीक है, यदि आपका हायर अथॉरिटी परमिशन देते हैं, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी परमिशन देता है, स्पेशल कंसेशन देता है, आप एंटाइटल हो ए कैबिन क्लास में। मगर यदि आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको परमिशन देता है और कंसेशन आपको मिलता है, तब आप डिलक्स क्लास में भी जा सकते हो, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। ये स्पेशल कंसेशन में बता दिया। ठीक है, तो आपका एक एंटाइटल क्लास होता है। आप हायर क्लास में जाओगे तो उसके लिए क्या है, परमिशन चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का।
तो यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी परमिशन देता है तो आपको कंसेशन मिलता है, तब आप हायर क्लास में ट्रैवल कर सकते हो और उसके हिसाब से आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, SR 43, क्रॉसिंग ए रिवर और आर्म ऑफ द सी। ये जो आर्म ऑफ द सी है, जहां पर जो है रिवर वाटर और सी वाटर मिलता है। ठीक है, जैसे आपका जो टाइड होता है, बेसिकली जो सी वाटर का जो टाइड होता है उसमें रिवर वाटर पीछे चला जाता है, वही आर्म ऑफ द सी। इसमें क्या दे दिया, द रूल्स इन दिस सबसेक्शन अप्लाई टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु क्रॉस ए रिवर और आर्म ऑफ द सी बाय स्टीमर इन द कोर्स ऑफ ए जर्नी अनलेस सच क्रॉसिंग ऑकर्स ड्यूरिंग ए रेलवे जर्नी। अच्छा, रेलवे जर्नी में क्या है, इसमें आप स्टीमर में जा रहे हो तो ये क्रॉसिंग ए रिवर और आर्म ऑफ द सी में बताया, जैसे हेवी टाइड होता है सी का, और जहां पर मैं बताया था जो रिवर वाटर और सी वाटर मिलता है, और जो सी वाटर का टाइड होता है उसमें रिवर वाटर पीछे चला जाता है, वही है आर्म ऑफ द सी। इसमें बेसिकली जो सच क्रॉसिंग अकर्स ड्यूरिंग ए रेलवे जर्नी। रेलवे जर्नी में क्या है, सपोज कोई ब्रिज है, ठीक है, बड़ा रिवर के ऊपर ब्रिज है, ब्रिज में क्रॉस करता है, ठीक है, रेलवे लाइन है, मगर उसमें द चार्जेस फॉर इट इज इंक्लूडेड इन द रेलवे फेयर, बट इसमें रेलवे जर्नी तो आपको देखिए जो बेसिकली ये इसमें बोला है सप्लीमेंट्री रूल 43 में, जैसे आप स्टीमर में कोई रिवर क्रॉस कर रहे हो और आर्म ऑफ द सी में अभी बताया आर्म ऑफ द सी क्या है, आप क्रॉस कर रहे हो तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एक्चुअली चार्ज वहां पर इंपोज होता है, मगर वैसे ही यहाँ पर रेलवे जर्नी में होता है, मगर वो रेलवे फेयर में इंक्लूड होता है। रेलवे फेयर क्या है, ऐसा तो वो कोई फेस नहीं करता है, जो रिवर के ऊपर ब्रिज है उसके ऊपर रेलवे ट्रैक है तो ट्रेन तो जाता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि कुछ चार्ज लगता है, रेलवे डिपार्टमेंट कुछ स्पेशल चार्ज लगाता है, जैसे कोई रिवर के ऊपर जैसे जो ब्रिज है और रेलवे उसके ऊपर रेलवे ट्रैक है, ठीक है, तो उसमें कोई स्पेशल चार्ज वो रेलवे फेयर में एक्चुअली इंक्लूड होता है। ऐसा कुछ स्पेशल कुछ चार्जेस नहीं होता है कि कोई एक बड़ा रिवर को ट्रेन ने क्रॉस किया, ठीक है, ऐसा कुछ स्पेशल चार्जेस नहीं होता है। ठीक है, तो वही रेलवे जो चार्ज होता है, जो बेसिकली जो टिकट लेता है उसी में वो इंक्लूड होता है, तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होता है कि कोई रिवर को क्रॉस कर रहा है ट्रेन, उसके लिए एक स्पेशल चार्ज लगेगा। ठीक है, तो ये 43 है सप्लीमेंट्री रूल। सप्लीमेंट्री रूल ट्रैवलिंग बाय गवर्नमेंट स्टीमर, जो सप्लीमेंट्री रूल 44 है ट्रैवलिंग बाय गवर्नमेंट स्टीमर, इसमें क्लियरली दे दिया यदि आप गवर्नमेंट स्टीमर में जा रहे हो, आप देखिए सप्लीमेंट्री रूल 180, आप SR 180 क्लियरली दिया है, यदि आप गवर्नमेंट स्टीमर में जा रहे हो, आप कोई पेमेंट नहीं कर रहे हो, जो गवर्नमेंट स्टीमर में आपका जो एंटाइटल है वो फ्री है, तो इसमें आपको माइलेज अलाउंस अदर सेपरेटली नहीं मिलेगा क्योंकि आप फ्री में जाते हो। बेसिकली जो गवर्नमेंट स्टीमर में आप जाते हो उसमें आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें आपको वहां पर जो माइलेज अलाउंस आप वहां पर आपको रिइंबर्स नहीं किया जाएगा क्योंकि आप फ्री में जा रहे हो ना। ओनली उसमें क्या होगा, ओनली जो डेली अलाउंस आपको मिलेगा। ठीक है, इस केस में यदि आप गवर्नमेंट स्टीमर में जाते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट में जाते हो। ठीक है, गवर्नमेंट स्टीमर में आप फ्री ऑफ कॉस्ट में जाते हो। ठीक है, तो इसके लिए सेपरेटली आपको माइलेज अलाउंस नहीं मिलेगा, ओनली आपको डेली अलाउंस मिलेगा। ठीक है, ओनली आपको क्या मिलेगा, डेली अलाउंस मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में यदि आपको ये जो गवर्नमेंट स्टीमर में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, आप मना नहीं कर सकते। इट इज नॉट ओपन टू हिम टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सच अकोमोडेशन एंड टू ड्रॉ माइलेज। आप ये रिफ्यूज नहीं कर सकते। आपके लिए गवर्नमेंट स्टीमर में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जाना है तो उसमें आपको माइलेज अलाउंस नहीं मिलेगा, ओनली आपको डेली अलाउंस मिलेगा, मगर इसको आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। क्यों, नहीं मैं गवर्नमेंट स्टीमर में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे माइलेज अलाउंस लेना है। ठीक है, और मैं गवर्नमेंट स्टीमर में नहीं जाऊंगा, इससे आप मना नहीं कर सकते यदि आपको ये अवेलेबल है गवर्नमेंट स्टीमर, और गवर्नमेंट स्टीमर में जा रहे हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आपको वहां पर माइलेज अलाउंस नहीं मिलेगा, ओनली डेली अलाउंस मिलेगा। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री रूल 44 बोल रहा है, राइट। चलो सप्लीमेंट्री रूल 45, डेफिनेशन ट्रैवलिंग बाय रोड।
आप रोड माइलेज अलाउंस फॉर जर्नीज बाय रोड है, एक प्रेस्क्राइब्ड रेट है, और प्रेस्क्राइब्ड नहीं है तो उसके लिए रेट फिक्स किया जाता है। तो उसमें डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन ट्रैवलिंग बाय रोड फॉर द पर्पज ऑफ दीज रूल्स, सप्लीमेंट्री रूल 45, ट्रैवलिंग बाय रोड इंक्लूड्स, इसमें क्या इंक्लूड होगा ट्रैवलिंग बाय रोड में, ट्रैवलिंग बाय सी और रिवर इन ए स्टीम लॉन्च, नॉट ए स्टीमर, आप स्टीमर में नहीं जा रहे हो, एक स्टीम लॉन्च, और एनी वेसल अदर देन स्टीमर, और कोई वेसल में आप जा रहे हो, रिवर क्रॉस कर रहे हो, तो स्टीमर नहीं है, और ऐसा कोई वेसल है, छोटा मोटा वेसल है, बोट है, उसमें आप सी और रिवर क्रॉस करते हो, तो वो इंक्लूड होगा, वो होगा ट्रैवलिंग बाय रोड में इंक्लूड होगा। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें स्टीमर में आप नहीं क्रॉस नहीं कर रहे हो, इसमें ओनली जो एनी अदर वेसल है कि स्मॉल बोट है उसमें आप कवर कर रहे हो, ठीक है, रिवर और सी को, ये इंक्लूडेड होगा, ट्रैवलिंग बाय रोड में इंक्लूड होगा। ओके, स्टीमर अलग है, मगर इसमें क्या है, कोई स्मॉल वेसल में आप कवर कर रहे हो, एनी वेसल, और स्टीम लॉन्च में आप कवर कर रहे हो, तो ये ट्रैवलिंग बाय रोड में इंक्लूड होगा। ठीक है, ये सर 45 बोल रहा है, समझ में आया? जैसे कोई कैनल फेनल हम क्रॉस कर रहे हैं बोट में, तो वो सब ट्रैवलिंग बाय रोड में आता है। वैसा ही कोई स्टीम लॉन्च है कि कोई सपोज एनी वेसल में आप इंस्टेड ऑफ स्टीमर आप रिवर सी को क्रॉस करते हो, तो इस केस में वो ट्रैवलिंग बाय रोड में इंक्लूड होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसआर 46 बहुत पॉपुलर है, आपको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये ट्रैवलिंग अलाउंस ऑन टूर के ऊपर है, यही इंपॉर्टेंट है। एसआर 46 ये क्वेश्चन आता है, पर्टिकुलर in which supplementary, in which rule of supplementary rule actually TA on tour, traveling allowance on tour is defined, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ड्यूटी पॉइंट होता है, TA on tour is from your duty point, जो आपका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर टू हेडक्वार्टर। ओके, आपका जो पेरेंटल हेडक्वार्टर है, आप न्यू हेडक्वार्टर तक। ओके, ड्यूटी पॉइंट और रेसिडेंस एट हेडक्वार्टर्स टू ड्यूटी पॉइंट एट द डिस्टेंस स्टेशन एंड वाइस वर्सा, ऐसे होता है। ड्यूटी पॉइंट टू ड्यूटी पॉइंट आप याद रखिए, ड्यूटी पॉइंट ऑफ योर पेरेंटल हेडक्वार्टर टू द ड्यूटी पॉइंट ऑफ सपोज टूर हेडक्वार्टर। इसमें आपको फेयर फॉर जर्नीज बाय रेल, रोड, एयर, सी, इसमें आ जाता है जर्नीज, और इसको मैं डिस्कस किया था क्या क्या आपका एंटाइटलमेंट है। देन रोड माइलेज, रोड माइलेज जो है आप जैसे आपका रोड माइलेज में क्या है, जैसे 14 एंड अबव, जैसे 14 एंड अबव, सपोज एक एग्जांपल दे देता हूं, ये जो पे लेवल में, सपोज ये जो रोड माइलेज केस में, ये रोड माइलेज केस में, इसमें एसी टैक्सी है, एसी टैक्सी में आप जा सकते हो, और एसी बॉस है, एसी बॉस है, और जो प्रेस्क्राइब्ड रेट होता है, जैसे आप ऑटो रिक्शा की ओन कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जो प्रेस्क्राइब्ड रेट है उसमें जा सकते हो। तो वैसे ही यहां पर भी 4 पे लेवल से डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, 14 एंड अबव, वैसे 6 to 13 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 to 13 ए पे लेवल, इसमें एसी टैक्सी नहीं मिलेगा। ओके, नॉन एसी टैक्सी, नॉन एसी टैक्सी मिलेगा, एसी बॉस मिलेगा, और बाकी आप ओन स्कूटर की ओन कार इसमें जो जा रहे हो, जो प्रेस्क्राइब्ड रेट में मिलेगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली सेकेंड वन, रोड माइलेज। तो फर्स्ट वन क्लियर, जर्नीज बाय रेल, रोड, एयर, सी, जो भी इसके ऊपर था एंटाइटलमेंट में, प्रीवियस सप्लीमेंटरी रूल देखिए, उसको डिस्कस कर चुका हूं, और ऐसे ट्रैवलिंग अलाउंस का मेरा भी वीडियो पड़ा है। रोड माइलेज फॉर रोड जर्नीज अभी मैं बताया, कुछ एग्जांपल दिया, और डीए मिलेगा फॉर द एंटायर पीरियड, absence फ्रॉम हेडक्वार्टर्स, आप हेडक्वार्टर से absent है, वो मीन्स आपको डीए मिलेगा, इंक्लूडिंग जर्नी पीरियड। कभी कभी क्वेश्चन आता है, क्या हमारा जर्नी पीरियड में आपको डीए मिलेगा? यस, डेली अलाउंस मिलेगा जर्नी पीरियड में, जर्नी पीरियड में डेली अलाउंस मिलेगा, और आप जितना दिन तक आपका पेरेंटल हेडक्वार्टर से आप absent हो, आपको डेली अलाउंस मिलेगा। तो ये 3 चीज आ जाता है ट्रैवलिंग अलाउंस ऑन टूर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट वन, फॉर जर्नीज बाय रोड, माइलेज अलाउंस इज एडमिसिबल एट द रेट्स फॉर ईच किलोमीटर ट्रैवल्ड। सपोज जहां पर प्रेस्क्राइब्ड रेट है वहां पर मिलेगा, जहां पर प्रेस्क्राइब्ड रेट नहीं है, सपोज इसको मैं बताया था ऑलरेडी मेरा प्रीवियस वीडियो में, ओन टैक्सी में जा रहे हो
तो उसमें रुपीज अभी है ₹30 पर किलोमीटर है आपको मिलेगा। ठीक है, सपोज ओन बाइक में जा रहे हो, ओन बाइक में ₹15 पर किलोमीटर मिलेगा, क्योंकि यहां पर कोई प्रिस्क्राइब्ड रेट नहीं है। तो आपका ओन कार में जा रहे हो, ओन कार में ₹30 पर किलोमीटर, ठीक है, और ओन बाइक में जा रहे हो ₹15 पर किलोमीटर। और यदि यहां पर दे दिया when two or more government servant, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैवल इन ए कन्वेंस बिलोंग टू वन ऑफ देम। सपोज आपका कार में कोई ऑफिशियल वर्क में कार में जा रहे हो, तो आपका ओन कार है, उसमें 4 एम्प्लॉइज भी जा रहे हैं, आपका ओन कार है, सपोज इट इज ओन कार ऑफ पर्सन ए, ठीक है, और उसमें और 4 एम्प्लॉइज जा रहे हैं, मगर यहां पर रीइंबर्समेंट ओनली ए को मिलेगा। यहां पर जो रोड माइलेज अलाउंस ना ओनली ए को मिलेगा, अदर को नहीं मिलेगा, क्योंकि कार किसका है, पर्सन ए का है, एम्प्लॉय ए का है कार, उसमें और 4 एम्प्लॉइज जा रहे हैं। तो इस तरीका का जो शेयरिंग होगा उसमें ओनली जिसका ओन कार है उसी को ही माइलेज अलाउंस मिलेगा, अदर गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं मिलेगा। ठीक है, मगर आपको एज यूजुअल डेली अलाउंस सबको मिलेगा, आपको डीए मिलेगा, क्योंकि ऑफिशियल में जा रहे हो डीए मिलेगा, सबको डीए मिलेगा, मगर जिसका कार है, ओन कार है, ओनली उसी को ही माइलेज अलाउंस मिलेगा, उसमें जो अदर 4 एम्प्लॉइज जा रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। और अदर केस में यदि आप टैक्सी ऑटो में शेयर करके जा रहे हो, टैक्सी ऑटो में शेयर करके जा रहे हो, वहां पर आपका जो माइलेज अलाउंस आपको हाफ ऑफ द माइलेज मिलेगा, आप शेयर करके जा रहे हो। टैक्सी, यहां पर याद रखो, टैक्सी ऑटो में आप शेयर करके जा रहे हो, तो यहां पर आपको जो आप जब रीइंबर्समेंट करोगे, आपका जो एंटाइटलमेंट है वो हाफ द माइलेज मिलेगा, हाफ द माइलेज अलाउंस मिलेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो माइलेज हाफ मिलेगा, जब शेयर होता है हाफ, ओके, हाफ द माइलेज, ठीक है, मिलेगा, इसके हिसाब से मिलेगा। ठीक है, स्पेशल कंसेशंस सप्लीमेंट्री रूल्स 47। स्पेशल कंसेशंस क्या है, आप जब टूर में जाते हो आपका एक एंटाइटलमेंट है, जैसे ट्रेन में कि सपोज आपका एयर में एक एयर है, ट्रेन है, ठीक है, स्टीमर है, इसके लिए आपको स्पेशल एंटाइटलमेंट है। मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, पूरा डिटेल्स है। ठीक है, मगर आप हायर क्लास में जा रहे हो, यदि आपका एंटाइटलमेंट से हायर क्लास में, तो उसमें आपको परमिशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेना है। यदि आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी परमिशन देता है तब आप हायर क्लास में ट्रैवल करोगे और पूरा आपको रिइंबर्समेंट मिलेगा। मगर वो कंसेशन को कौन अप्रूव करेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूव करेगा। यदि आप हायर क्लास में जाते हो, उसमें आपको हायर क्लास अप्रूव होता है, तब आप हायर क्लास में, हायर क्लास मींस क्या है, आपका एंटाइटलमेंट से जो हायर है। सपोज मैं सेकेंड एसी के लिए, सपोज सेकेंड एसी के लिए मैं एंटाइटल हूं, मैं अभी फास्ट एसी में जा रही हूं, ये हायर अकोमोडेशन है, ये हायर एंटाइटलमेंट है। तो मेरा जो एंटाइटलमेंट है यही है, मेरा जो एंटाइटलमेंट है सेकेंड एसी है, मगर मैं फास्ट एसी में जा रही हूं, फास्ट एसी में मैं ट्रैवल कर रहा हूं, तो उसको अप्रूवल चाहिए। यदि अप्रूव आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी करता है, तो ये कंसेशन में आप हायर अकोमोडेशन, हायर एंटाइटलमेंट में जा सकते हो, और वो भी पूरा रिइंबर्समेंट होगा। तो ये स्पेशल कंसेशन में डिस्कस किया गया है। ठीक है, 48 यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ ए माइल। तो यदि सिंगल वन जर्नी में आपका इन कैलकुलेटिंग माइलेज अलाउंस फॉर जर्नीज बाय रोड, यदि फ्रैक्शंस ऑफ ए किलोमीटर आ जाता है तो शुड बी ओमिटेड, फ्रैक्शंस को हम ओमिट करेंगे। आपका रोड जर्नी हो रहा है, तो रोड जर्नी में यदि फ्रैक्शंस ऑफ ए किलोमीटर आ जाता है उसको हम ओमिट करेंगे, शुड बी ओमिटेड फ्रॉम द टोटल ऑफ ए बिल फॉर एनी वन जर्नी। ठीक है, तो फ्रैक्शन को यहां पर ओमिट आउट कर दिया जाएगा। सपोज जैसे आपका ट्रैवल है, आप रोड जर्नी में जा रहे हो, सपोज ऐसे आ गया 100.5 किलोमीटर, तो ओनली आपको 100 किलोमीटर लेना है। इसमें फ्रैक्शंस को हम ओमिट कर देंगे कि 100.7 है, तो यहां पर ओनली 100 किलोमीटर, फ्रैक्शंस को हम ओमिट करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शंस को ओमिट किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्लियरली मेंशन कर दिया
कि सपोज आप जर्नीज बाय रोड, ठीक है, जर्नीज बाय रोड फ्रैक्शंस ऑफ ए किलोमीटर शुड बी ओमिटेड, ओके, फ्रॉम द टोटल ऑफ ए बिल फॉर एनी वन जर्नी, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सप्लीमेंटरी रूल्स 48A, 48B, 48C, 48D, ये सब माइलेज अलाउंस फॉर जर्नीज बाय एयर है। 48A क्या बोलता है, आप सभी समय आपको अभी जो रूल्स दे दिया, आपको तीनों में IRCTC इसमें टिकट बुक करना है, ठीक है, IRCTC और बाल्मर लरी BLCL, बाल्मर लरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसे आ जाता है BLCL, और अशोका टूर्स एंड ट्रैवल्स ATT, ये तीनों में IRCTC, बाल्मर एंड लरी, अशोका टूर्स एंड ट्रैवल्स में आपको टिकट करना है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। इसमें 48A में क्या था, आपको जर्नीज बाय प्राइवेट एयरलाइंस इज हैवर परमिटेड in cases where the station to which a government servant has go to official duty is not connected at all by any Indian, so ये पहले था, मगर अभी इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है। आपको जो ऑथराइज्ड एजेंसीज है, ये तीनों ऑथराइज्ड एजेंसी से टिकट करना है, IRCTC, ये जो बाल्मर और ये अशोक टूर्स एंड ट्रैवल्स में, ये तीनों जो ऑथराइज्ड एजेंसी है, इसी में टिकट को बुक करना है, ठीक है। तो इसमें याद रखना है, उधर ये इतना ध्यान नहीं देना है, इसी ऑथराइज्ड एजेंसी से टिकट आपको बुक करना है। और 48B बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैवल बाय एयर इज परमिसिबल ऑन टूर और ऑन ट्रांसफर। तो इसमें जाते हो टूर और ट्रांसफर में, अभी जर्नी बाय एयर में बता देता हूं, जैसे आपका जो आउट विद इन इंडिया है, इसमें बता देता हूं, विद इन इंडिया 14 एंड अबोव बिजनेस क्लास है, ये बिजनेस क्लास है, यदि पे लेवल 14 एंड अबोव है, और ये जो है इकोनॉमी क्लास है 16 to 13A, पे लेवल इकोनॉमी क्लास है, इकोनॉमी क्लास है, ठीक है। ये था ये विद इन इंडिया। तो अभी टूर्स, यदि आप टूर में जा रहे हो कि आपका ट्रांसफर, ट्रैवल बाय एयर इज परमिसिबल ऑन टूर और ऑन ट्रांसफर, ठीक है। तो इस केस में आपको 14 एंड अबव है बिजनेस क्लास है, 16 to 13 है इकोनॉमी क्लास है, ठीक है। और यदि आप इंटरनेशनल ये में जाते हो तो 17 एंड अबव, इंटरनेशनल में 17 एंड अबव ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास है, और ये फर्स्ट क्लास है, और पे लेवल 14 to 16 है बिजनेस क्लास है, बिजनेस और क्लब क्लास बोलते हैं, बिजनेस क्लास है, और बाकी 13 एंड बिलो, ठीक है, भाई इसको कर दो 13A एंड बिलो इकोनॉमी क्लास है। इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, इसको थोड़ा आप ध्यान दीजिए, ठीक है, इकोनॉमी क्लास है। तो ये 48B ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, जो आपको एयर के लिए आप जो एंटाइटलमेंट हो वो क्लियरली 48B सप्लीमेंटरी रूल 48B उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो विद इन इंडिया 14 एंड पे लेवल 14 एंड अबव आपको बिजनेस और क्लब क्लास, 6 to पे लेवल 6 to 13A इकोनॉमी क्लास, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल में आउटसाइड इंडिया 17 एंड अबव फर्स्ट क्लास, 14 to 16 वो बिजनेस और क्लब क्लास है, और पे लेवल 13A एंड बिलो इट इज इकोनॉमी क्लास है, ठीक है। सप्लीमेंटरी रूल 48C क्या बोल रहा है, एक स्टैंडर्ड फेयर होता है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ द फर्स्ट ग्रेड ऑथराइज्ड टू ट्रैवल बाय एयर ऑन टूर इज एंटाइटल्ड टू माइलेज अलाउंस इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड एयर फेयर। तो 1 स्टैंडर्ड जो एक्चुअल सिंगल जर्नी होता है एयर फेयर पेबल आपको सिंगल जर्नी में, ओके, वो उसको सिंगल जर्नी, एक्चुअल सिंगल जर्नी, उसको आपको राउंड होता है, एक राउंडेड जर्नी, ऐसा नहीं है जाने का टू एंड फ्रो नहीं है, सिंगल जर्नी आप आउटवर्ड जर्नी के लिए लीजिए और रिटर्न जर्नी के लिए लीजिए, अलग अलग करके लीजिए, ठीक है। तो वही है सिंगल जो फेयर, स्टैंडर्ड फेयर है आपको
स्टैंडर्ड फेयर देना है और सिंगल फेयर होता है, क्योंकि आप ही ओनली टूर और ट्रेनिंग में जा रहे हो। मगर ट्रांसफर केस में क्या है, आपका डिपेंडेंट फैमिली मेंबर के साथ जा रहे हो, तो वो वहां पर मोर देन वन फेयर होगा। मगर जब टूर में जा रहे हो कि ट्रेनिंग में, वो सिंगल फेयर होता है और एक स्टैंडर्ड फेयर होता है। ठीक है, तो उसमें भी आपको टिकट बुक करना है वही 3 ऑथराइज्ड एजेंसी, IRCTC, बालमर एंड लरी, अशोक टूर्स एंड ट्रेवल्स। ठीक है, और 48D क्या बोल रहा है, यदि आप एयर के लिए एंटाइटलमेंट नहीं हो मगर आप एयर में चले जाते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज एंटाइटलमेंट क्या है, सेकेंड AC है आपका एंटाइटलमेंट सेकेंड AC है, मगर मगर आप फ्लाइट में चले गए। ठीक है, फ्लाइट में आपका सपोज एक्चुअली आपका जर्नी फ्लाइट में हुआ, मैं टिक लगा दिया, तो उसमें आप 4000 एक्चुअली स्पेंड किया, मगर सेकेंड AC में जाते तो 3000 होता। तो उसमें किसको लिया जाएगा, आपको जो रीइंबर्समेंट मिलेगा 3000 के हिसाब से रीइंबर्समेंट मिलेगा, जो लेस में मिलेगा यही रीइंबर्समेंट मिलेगा, इसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। आप फ्लाइट में जा सकते हो, मगर आपको जो रीइंबर्समेंट मिलेगा आपका एंटाइटलमेंट के हिसाब से मिलेगा। सपोज मैं जैसे एग्जांपल दे दिया, फ्लाइट में आप चले, आप एंटाइटल सेकेंड AC के लिए है, मगर आप फ्लाइट में चले गए, फ्लाइट में आप 4000 स्पेंड किया, मगर आप सेकेंड AC में जाते 3000 होता, तो आपको रीइंबर्समेंट 3000 के हिसाब से मिलेगा। और ये भी हो सकता है, सपोज क्या है, आप सेकेंड AC, ये भी हो सकता है आप सेकेंड AC के लिए एंटाइटल हो, मगर आप फ्लाइट में, आपका जर्नी फ्लाइट में हो गया, तो फ्लाइट में अभी 4000 है। ओके, एंटाइटलमेंट के हिसाब से आपका होता तो 4500 होता। ठीक है, सेकेंड AC में, मगर आपका जर्नी फ्लाइट में हुआ, फ्लाइट में कम रहा, 4000 रहा, मगर आप इसे सेकेंड AC के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे 4500, मगर यहां पर रीइंबर्समेंट होगा 4000, ये रीइंबर्समेंट होगा, जो लेस होगा वही होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रखना है, ये 48D, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको याद रखना है, आपका जो एंटाइटलमेंट है, आप नहीं गए, आपका एंटाइटलमेंट सपोज फॉर एग्जांपल सेकेंड AC है, मगर आप फ्लाइट में चले गए, मगर आपको जो रिइंबर्समेंट मिलेगा आपका सेकेंड AC के हिसाब से मिलेगा, आपका एंटाइटलमेंट के हिसाब से मिलेगा। और इसमें दोनों में, फ्लाइट और सेकेंड AC, आपका जो एंटाइटलमेंट है जिसमें जो लेस होगा उसी के हिसाब से रिइंबर्समेंट मिलेगा। ठीक है, और ये दिल्ली अलाउंस है, सप्लीमेंट्री रूल 49 दिल्ली अलाउंस। आप कोई भी ऑफिशियल वर्क में जाते हो तो आपको इंसिडेंटल जैसे दिल्ली अलाउंस मिलता है। तो आपको मैं बताया था दिल्ली जो अलाउंस में क्या क्या आता है। दिल्ली अलाउंस में आपका एक होटल बिल आता है, होटल के लिए होटल अकोमोडेशन आएगा, और विद इन सिटी में आप ट्रैवल कर रहे हो, विद इन सिटी में आप ट्रैवल कर रहे हो, जैसे 14 एंड अबव AC टैक्सी है, 12 एंड 13 जो AC टैक्सी है 50 किलोमीटर, ऐसा मैं डिस्कस किया था। और एक फूड बिल है, 3 चीज आता है इसमें दिल्ली अलाउंस में। एक देखिए, इसमें एक होटल अकोमोडेशन आता है और एक ट्रैवल विद इन सिटी, इसके लिए मैं डिस्कस किया था, अभी मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए। और एक है फूड बिल। तो बेसिकली आपका ये 2 चीज नहीं आता है तो आपको फूड बिल तो कॉमन मिलता है। ठीक है, तो ये तीन चीज दिल्ली अलाउंस में आता है। तो जब आप टूर की ट्रेनिंग, ठीक है, दिल्ली अलाउंस मिलेगा। जैसे आपका हेडक्वार्टर से आप एब्सेंट हो गए, टूर ट्रेनिंग में चले गए, मींस हेडक्वार्टर से, पेरेंटल हेडक्वार्टर से एब्सेंट हो गए, तो आपको दिल्ली अलाउंस मिलेगा। इट मींस आउटवर्ड रिटर्न जर्नी में भी आपको दिल्ली अलाउंस मिलेगा। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री रूल 49 दिल्ली अलाउंस के ऊपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली अलाउंस 3 चीज है, होटल अकोमोडेशन है, एक ट्रैवल विद इन द सिटी है, और एक फूड बिल है। ठीक है, तो जैसे आपका हेडक्वार्टर से एब्सेंट हो गए ऑफिशियल वर्क के लिए, आपको दिल्ली अलाउंस मिलेगा। ठीक है, और वही बोलते हैं सपोज आप टूर ट्रेनिंग में चले गए, जैसे आपका आउटवर्ड जर्नी रिटर्न जर्नी में दिल्ली अलाउंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, और आज का लास्ट जो सप्लीमेंट्री रूल है 50 ड्राइंग ऑफ दिल्ली अलाउंस, इसमें इतना ज्यादा नहीं है, आप ड्रॉ करोगे दिल्ली अलाउंस। जैसे आप टूर ट्रेनिंग और कोई ऑफिशियल वर्क में जाते हो तो आप दिल्ली अलाउंस ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री रूल 50, तो ये बहुत इतना तक आज मैं डिस्कस किया 41 to 50, और मैं बोला था 10 MCQs, अभी 10 MCQs हम डिस्कस करेंगे।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड आफ्टर एवरी डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस। आपका डेपुटेशन आप गए थे, खत्म हो गया, फिर आपको कितना पीरियड के बाद फिर आप डेपुटेशन में जा सकते हो। सपोज आप अदर डिपार्टमेंट को डेपुटेशन में चले गए थे, ठीक है, अभी आप रिटर्न आ गए, आपका पेरेंटल डिपार्टमेंट को रिटर्न आ गए, फिर आफ्टर हाउ मेनी इयर्स फिर अगेन यू अप्लाई फॉर डेपुटेशन, कि अगेन यू वुड बी एडमिसिबल फॉर डेपुटेशन। जो कूलिंग ऑफ पीरियड वो 3 इयर्स होता है। कूलिंग ऑफ पीरियड जो है 3 इयर्स। जैसे आपका आप डेपुटेशन में चले गए, फिर आप पेरेंटल डिपार्टमेंट रिटर्न आ गए, उसके बाद 3 इयर्स गैप होगा, फिर उसके बाद आप डेपुटेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। कूलिंग ऑफ पीरियड 3 इयर्स है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following periods will not be counted for the purpose of increment। ये जो ऑप्शंस दिया है, देखिए 4 ऑप्शंस है, जो हमारा इंक्रीमेंट के लिए वो पीरियड काउंट नहीं होगा। ऑल काइंड्स ऑफ ड्यूटी, ये तो क्वालिफाइंग सर्विस में आता है, ठीक है, वो इंक्लूड होगा। ज्वाइनिंग टाइम इंक्लूड होगा, ठीक है, ऑल काइंड्स ऑफ ड्यूटी इंक्लूड होगा, ज्वाइनिंग टाइम इंक्लूड होगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट एमसी, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर मोर देन 6 मंथ्स, ये काउंट नहीं होगा। अभी मैं डिस्कस करता हूं। फॉरेन सर्विस ये होगा। तो वो बोला है कि इंक्रीमेंट में ऐसा जो 4 ऑप्शंस दिया है, इसमें इंक्रीमेंट में वो जो पीरियड है वो काउंट नहीं होगा, क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होगा। ऑल काइंड्स ऑफ ड्यूटी वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगा, ज्वाइनिंग टाइम क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगा, फॉरेन सर्विस काउंट होगा। मगर आप एक देखिए, एक आया था रिवीजन पे रूल्स, ये देखिए सीसीएस रिवीजन पे रूल्स 2008, और उसमें रूल 10 देखिए, इसमें क्लियरली था, यदि आपका जो इंक्रीमेंट, आपका सर्विस कंप्लीट होता है 6 मंथ्स एंड अबोव, 6 मंथ्स एंड अबोव, तब आपको 100% इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। 6 मंथ्स एंड अबोव में इंक्रीमेंट मिलेगा। ये रिवाइज्ड पे रूल्स 2008 बोल रहा है। रूल 10 देख लीजिए, आपका जो जैसे जुलाई, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपका इसी बार जुलाई आप काउंट कर लीजिए ऐसे, जुलाई 1 2024 टू जून 30 2025, बेसिकली आपका इंक्रीमेंट यही है, डेट यही है, इंक्रीमेंट डेट जुलाई 1 है। तो इसी के अंदर जुलाई 1 टू 2000 में एक एग्जांपल देता हूं, इसी में आपका सर्विस जब 6 मंथ्स एंड अबव होगा, 6 मंथ्स एंड अबव होगा, तो आपको इंक्रीमेंट एज यूजुअल मिलेगा, ठीक है। मगर इसी पीरियड में सपोज मोर देन 6 मंथ्स आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव होगा, ग्रेटर देन 6 मंथ्स होगा, देखिए ये ग्रेटर देन 6 मंथ्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट एमसी, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट कोई प्रॉब्लम, विदाउट एमसी में कर दिया, तो इसमें मोर देन 6 मंथ्स, तो मोर देन 6 मंथ्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, तो ये आपको इंक्रीमेंट आपका डिले हो जाएगा, ठीक है। इसी केस में आपका इंक्रीमेंट अफेक्ट होगा, क्लियर। तो उसमें देखिए कोई बोलता है कि सपोज मेरा ईओएल, सपोज देखिए ईओएल 3 मंथ्स विदाउट एमसी, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, विदाउट एमसी, क्या इसमें इंक्रीमेंट अफेक्ट नहीं होगा? यूजुअल इंक्रीमेंट मिलेगा, क्योंकि अभी मैं बताया, यदि जो 1 ईयर जो अभी मैं बताया जुलाई 1 टू जून 30 ना, जुलाई 1 आपका इंक्रीमेंट डेट है, तो जुलाई 1 टू जून 30 के अंदर यदि आपका जो क्वालिफाइंग सर्विस 6 मंथ्स एंड अबव है, तो आपको एज यूजुअल मिलेगा। इसमें आपका 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका इंक्रीमेंट इसमें अफेक्ट नहीं होगा। हाँ, अदर चीज ब्रेक हो जाएगा विदाउट एमसी, जैसे क्वासी परमानेंसी क्या है, आप 3 कंटिन्यूअस सर्विस होना चाहिए, ब्रेक हो गया, डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए ब्रेक हो गया, एलटीसी के लिए ब्रेक हो गया, मगर इसमें इंक्रीमेंट अफेक्ट नहीं होगा। तो इंक्रीमेंट अफेक्ट के लिए जब ये याद रखिए, ईओएल होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, ये हो जाएगा, जैसे आपका 6 मंथ्स एंड अबव, 6 मंथ्स एंड अबव विदाउट एमसी, इसी केस में आपका विदाउट एमसी, इसी केस में आपका इंक्रीमेंट अफेक्ट होगा। यदि आपका इस लेस देन 6 मंथ्स है, लेस देन 6 मंथ्स आपका ईओएल है
विदाउट एमसी, विदाउट एमसी, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, तो अब इस केस में तो इसी जो राउंड करता हूं, देखिए इसी केस में आपका इंक्रीमेंट अफेक्ट नहीं होगा। ओके, इंक्रीमेंट इज नॉट अफेक्टेड, इंक्रीमेंट इज नॉट अफेक्टेड। तो ये बहुत कंफ्यूजन था, आप देख लीजिए इसको, आप क्लियर, तो समझ में आ गया कि नहीं? तो आप देख लीजिए फंडामेंटल रूल 26 देख लीजिए, और मैं जैसे बताया सीसीएस आरपी रूल्स 2008 और उसका रूल 10 देख लीजिए, इसमें क्लियरली मेंशन है। ठीक है, तो इसमें मगर यहां पर क्या दे दिया, यहां पर जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट एमसी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट एमसी फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो ये इंक्रीमेंट अफेक्ट होगा, ये पीरियड काउंट नहीं होगा क्वालिफाइंग सर्विस में। Which of the following periods will not be counted? So ये यहां पर जो थर्ड ऑप्शन है वही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो आप सीसीएस रिवीजन पे रूल्स 2008 रूल 10 आप देख लीजिए, इसमें क्लियरली दे दिया। सपोज आपका इसमें ये याद रखिए, आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव लेस देन 6 मंथ्स, लेस देन 6 मंथ्स विदाउट एमसी, विदाउट, इसको याद रखिए, विदाउट एमसी। ठीक है, इंक्रीमेंट इज नॉट अफेक्टेड, इंक्रीमेंट अफेक्ट नहीं होगा, इंक्रीमेंट इज नॉट अफेक्टेड। क्लियर? तो आप फंडामेंटल रूल 26 और जो सीसीएस रिवीजन पे रूल्स 2008 रूल 10 देख लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द ट्रैवल कंसेशंस अवेलेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। नेशनल इंटरनेशनल इंपोर्टेंस में स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो ट्रैवल कंसेशंस क्या है, आप याद रखिए, विद इन इंडिया फर्स्ट क्लास एसी, ट्रैवल बाय फर्स्ट क्लास एसी बाय ट्रेन, जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपोर्टेंस होता है ये तो ठीक है, ये विद इन इंडिया फर्स्ट क्लास। यदि आप इंटरनेशनल कंट्री में जाते हो इकोनॉमी क्लास, आउटसाइड इंडिया इकोनॉमी क्लास, इकोनॉमी क्लास बाय एयर फॉर इंटरनेशनल इवेंट हेल्ड आउटसाइड इंडिया, ये ठीक है। और एज यूजुअल आपको टूर ट्रेनिंग में जैसे डीए मिलता है, दिल्ली अलाउंस, वो मिलेगा। ठीक है, तो ये तीन चीज है, जो एम्प्लॉइज है जो नेशनल इंटरनेशनल जो गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए ट्रैवल कंसेशंस क्या है, विद इन इंडिया वो ट्रैवल करते हैं तो फर्स्ट क्लास एसी में जाएंगे ट्रेन में, और आउटसाइड इंडिया में विद इन इंडिया फर्स्ट क्लास एसी, आउटसाइड इंडिया इकोनॉमी क्लास। ओके, फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास, और एज यूजुअल जैसे टूर ट्रेनिंग में उनको डीए मिलता है वैसा मिलेगा। तो ये तीनों है, करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, an officer was deputed and opted for a deputation allowance. He was asked to work on a particular project where the borrowing department is allowed to project allowance. Is the officer eligible to draw project allowance in addition to the deputation allowance? आप जानते हो एक ऑफिसर को डेपुटेशन अलाउंस मिल रहा है, डेपुटेशन अलाउंस मिल रहा है, मगर यहां पर फिर बोरोइंग डिपार्टमेंट ने क्या किया, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वो एम्प्लॉय को अटैच कर दिया। क्या उसको डेपुटेशन अलाउंस के साथ प्रोजेक्ट अलाउंस मिलेगा? दोनों मिलेगा, याद रखिए, ये दोनों मिलेगा, प्रोजेक्ट अलाउंस भी मिलेगा। ठीक है, इसे तो डेपुटेशन अलाउंस मिल रहा है, मगर वहां पर क्या किया, बोरोइंग डिपार्टमेंट ने कंसर्न एम्प्लॉय को एक प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटी में अटैच कर दिया, तो प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटी में अटैच कर दिया तो प्रोजेक्ट अलाउंस मिलेगा। सो दोनों मिलेगा, दोनों डेपुटेशन अलाउंस प्रोजेक्ट अलाउंस दोनों मिलेगा इस केस में, याद रखिए। तो ऑप्शन यहां पर जो 4 ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रोजेक्ट अलाउंस इज एडमिसिबल इन एडिशन टू, प्रोजेक्ट अलाउंस इज एडमिसिबल इन एडिशन टू डेपुटेशन अलाउंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, who is competent to issue a certificate under fundamental rule 26B in case of an official officiating in a higher post for the leave periods excluding extraordinary leave? एक लीव पीरियड है, एक सपोज कंसर्न एम्प्लॉय अभी लीव में है, उसके जगह में आपको एक ऑफिशिएटिंग पोस्ट मिला, वो हायर पोस्ट था, ऑफिशिएटिंग पोस्ट मिला इसी पीरियड में,
ओके, एक हायर पोस्ट में आप ऑफिशिएट कर रहे हो, हायर पोस्ट में ऑफिशिएट कर रहे हो, तो इसको कौन सैंक्शन करेगा? यहाँ पर एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, तो ये सर्टिफिकेट कौन देगा? आप याद रखिए, यहाँ पर जो दिया है कंट्रोलिंग अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, हेड ऑफ द ऑफिस। यहाँ पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि ये कंसर्न एम्प्लॉई जो है वो लीव में है, तो उसका जो पोस्ट है वैकेंट है, तो आपको वही हायर पोस्ट में आपको टेम्पररी पीरियड के लिए, ठीक है, आपको अटैच किया जाता है। वही ऑफिशिएटिंग, जब एक हायर पोस्ट में आपको एडिशनल चार्ज मिलता है एक हायर पोस्ट में, वो ऑफिशिएटिंग पोस्ट होता है, बेसिकली वो टेम्पररी पीरियड के लिए होता है। जैसे यहाँ पर कोई लीव में चला गया, मगर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव नहीं, एक्सक्लूडिंग ये देखिए, एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। अदर लीव में जैसे कोई भी लीव, मैटरनिटी लीव है, चाइल्ड केयर लीव है, कि ऑर्न्ड लीव है, ठीक है, इसमें चला जाता है, तो उसमें उसका पोस्ट वैकेंट होता है, तो टेम्पररी पीरियड केस में आपको एक एडिशनल चार्ज वो हायर पोस्ट में मिल जाता है, वही ऑफिशिएटिंग पोस्ट। उसमें आपको सर्टिफिकेट कौन इश्यू करेगा? अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 6. What is the maximum percentage on subsistence allowance that can be increased or reduced at the time of review? तो आप देखिए, फंडामेंटल रूल 53 देखिए, आपको फास्ट 90 डेज आपको 50% मिलेगा। आपका जो सब्सिस्टेंस अलाउंस होता है 50% ऑफ बेसिक पे। ओके, जब आप आपको बेसिकली सस्पेंडेड हो गए आप, सस्पेंशन पीरियड जो होता है, जो सस्पेंशन पीरियड आपका जो लास्ट बेसिक पे था, जिस डेट में वो इफेक्ट होता है, वहां पर जब बेसिक पे था उसका 50% मिलेगा। और जब रिव्यू 90 डेज के बाद एक्चुअली रिव्यू होता है ना, यदि 90 डेज में रिव्यू होता है, वो फिर एक्सटेंड होगा, तो एक्सटेंड होता है आपका सस्पेंशन पीरियड। तो उस केस में दो चीज है, आपके वजह से वो डिले हो गया। सपोज अभी क्यों आपका सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड किया गया रिव्यू में, क्योंकि आपके वजह से वो डिले हुआ। जो अभी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, आपके वजह से डिले है, तो वहां पर 50% रिड्यूस हो जाएगा। यदि कंसर्न जो चार्ज ऑफिसर है उसके वजह से डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में कुछ डिले हो रहा है, तो 50% रिड्यूस होगा। मगर अदर केस में यदि आपके वजह से, जो चार्ज ऑफिसर के वजह से डिले नहीं हो रहा है, अदर कारण से डिले है, तो वहां पर आपका 50% इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? बेसिक पे का 25% हो जाएगा। ये बेसिक पे का 25% हो जाएगा, ये बेसिक पे का 75% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा। तो दो चीज याद रखिए, बेसिकली आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस बेसिक पे का 50% मिलता है। जब आपको सस्पेंडेड कर दिया जाता है, उसमें जो बेसिक पे था उसी का 50% मिलता है। मगर जब रिव्यू हुआ, आपके वजह से डिले हो रहा है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, तो वहां पर 50% रिड्यूस कर दिया जाएगा जितना मिल रहा था, ठीक है। और आपके वजह से डिले नहीं हो रहा है, तो आपका जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है 50% इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन डी इज 50% आंसर, ठीक है। तो जब सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है, आपको एवरी मंथ में एक नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि मैं कहां पर अभी काम नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई वर्क आपको असाइन नहीं किया जाएगा, तो आपको एक नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट एवरी मंथ में देना है, मैं कोई जगह में काम नहीं कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ पे पेबल टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन डेपुटेशन अब्रोड? तो आपको जो पे मिलेगा, सपोज आपको डिप्यूट कर दिया गया अब्रोड में, डेपुटेशन में आप चले गए अब्रोड में, तो आपका जो क्वांटम ऑफ पे क्या रहेगा, ठीक है। 25% ऑफ पे एंड अलाउंस व्हिच ही वुड हैव ड्रॉन had he remained on duty in India. Second option, full pay and allowance which he would have drawn had he remained on duty in India. 50% of pay and allowance which he would have drawn had he remained on duty in India. पे एंड डेपुटेशन अलाउंस, इसमें आपको जो फुल पे एंड अलाउंसेस मिलता था, which he would have drawn had he remained on duty in India, जैसे आप इंडिया में ड्यूटी कर रहे थे, जो आपको फुल पे एंड अलाउंसेस मिलता था, वही फुल पे एंड अलाउंसेस आपको मिलेगा जब आपको डेपुटेशन में भेज दिया जाएगा अब्रोड में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8, what is the time limit within which an alteration of the date of birth can be made? सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ आप चेंज करना चाहते हो आपका सर्विस रिकॉर्ड में, तो कितना साल के अंदर आपको करना चाहिए? तो जब भी आप करोगे, आप ज्वाइन करोगे, उसका 5 इयर्स के अंदर आपको करना चाहिए। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस है, फॉर्मेलिटीज है, आप उसको पूरा करके आपका डेट ऑफ बर्थ को चेंज करते हो, तो याद रखना है आप जिस डेट में ज्वाइन कर रहे हो उसी डेट से आप विद इन 5 इयर्स, तो 5 इयर्स फ्रॉम एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस, इसके बाद नहीं होगा। जब आप ज्वाइन कर रहे हो उसका 5 इयर्स के अंदर यदि वो जैसे जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आप आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, what is the maximum rate of honorarium per case for inquiry officer serving part time in respect of departmental disciplinary proceeding? कोई डिपार्टमेंटल डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है, सपोज कंसर्न एम्प्लॉय को इंक्वायरी ऑफिसर बना दिया गया, तो वहां पर एक ऑनोरारियम मिलेगा। तो ये एक स्पेशल वर्क है, तो ये मैक्सिमम रेट ऑफ ऑनोरारियम कितना मिलेगा? ये जो पार्ट टाइम के लिए आप इंक्वायरी ऑफिसर का वर्क आपके ऊपर असाइन कर दिया गया, आप करोगे, तो वहां पर तो ऑनोरारियम मिलेगा। मैक्सिमम ऑनोरारियम कितना मिलेगा? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है 7,500, 8,000, 5,000, 10,000, तो मैक्सिमम रेट ऑफ ऑनोरारियम 10,000 मिलेगा आपको इंक्वायरी ऑफिसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ विल द ट्रांजिट पीरियड बी ट्रीटेड इन केस ऑफ ट्रांसफर और योर ओन रिक्वेस्ट? जैसे रिक्वेस्ट ट्रांसफर में ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा, ये याद रखिए। रिक्वेस्ट ट्रांसफर में नो ज्वाइनिंग टाइम, तो वहां पर आपका रिक्वेस्ट नो ज्वाइनिंग टाइम, आपका रिक्वेस्ट से आपका ट्रांसफर हुआ, तो उस केस में जो ट्रांजिट पीरियड है वो ट्रांजिट पीरियड में आप कैसे एडजस्ट करोगे? जो आपका जो लीव ड्यू है उसमें एडजस्ट होगा। सपोज आप ट्रांजिट पीरियड में 5 दिन लोगे, तो वो 5 दिन आपका, चाहे आपका सीएल है कि आपका ईएल है, उसमें एडजस्ट होगा। ठीक है, तो ट्रीटेड एज ब्रेक इन सर्विस ऐसे नहीं है, मे बी सैंक्शन रेगुलर लीव टू कवर द ट्रांजिट पीरियड, यही होगा। ट्रीटेड एज एब्सेंस नहीं है, ट्रीटेड एज डाइजन नहीं है। जो आपका लीव ड्यू है जैसे ईएल है कि सीएल है, उसमें एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, आपको ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। तो आज ये 10 एमसीक्यूज था और सप्लीमेंटरी रूल्स 41 to 50 था। तो सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, so that you can get notification for my upcoming videos. Then wait for my next video related to the supplementary rules. तो नेक्स्ट वीडियो में मेरा रूल 51 से मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।